इजरायल और ईरान का युद्ध अब कभी भी महायुद्ध में बदल सकता है। ये इसलिए क्योंकि इजरायल हमले रोकेगा नहीं तो वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के सामने दोनों ही देशों ने ये बात साफ कर दी है कि भले से ही अमेरिका बीच में आए या ना आए, दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। आज ईरान में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का 18वां चरण शुरू हो गया, जिसके तहत ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा, बेतयाम पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। वहीं जवाबी एक्शन में इजरायल ने ईरान के 2 कमांडर्स को ढेर कर दिया। इजरायल ने यह भी दावा किया है कि उसने ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक को मार गिराया है। इजरायल ने ईरान के परमाणु अड्डे वाले शहर इस्फहान और कोम पर जबरदस्त बमबारी की है। पिछले 24 घंटे में यह साफ साफ ईरान ने कह दिया है कि इजरायल से हम डरने वाले नहीं हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यूएन में भी ईरान के प्रतिनिधि ने यह साफ साफ कहा कि हम धमकी का जवाब धमकी से देंगे। सीज फायर अब एक ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर सीज फायर हुआ इसका मतलब ये कि इजरायल को रीग्रुप करने का मौका मिल जाएगा। ये बात अब पूरी दुनिया के सामने साफ है कि ईरान सीज फायर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 9 दिन से जारी इस युद्ध में अब तक ईरान में 450 के करीब लोग मारे गए हैं और 3,500 से ज्यादा घायल हैं। वहीं इजरायल में अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। ईरान में इन 9 दिनों में 450 मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजरायल पर दागे हैं। ईरान ने ये 1000 ड्रोन इजरायल की तरफ दागे हैं, लेकिन वॉर जोन से अलग जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंता बढ़ाने वाली हैं। पहली बार रूस खुलकर ईरान के साथ आया है, पुतिन ईरान के साथ, और ईरान की धरती पर आगे भी अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने के मूड में है। जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब किसी को रोका नहीं जा सकता। जिनीवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात करने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने अमेरिका को साफ संकेत दिया है कि अगर ट्रंप ने हमले को लेकर हरी झंडी दी तो ईरान अमेरिका के ठिकानों को भी छोड़ेगा नहीं। पूरी दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ईरान और इजरायल बढ़ रहे हैं। लेकिन एक डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति, ऐसा लगता है उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, यानी कि किसी भी तरीके से नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज उनको मिल जाए। एक बार फिर से एक ऐसे वक्त पर जब उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है इस बात पर सोचने के लिए कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा कि नहीं, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि देखिए, पूरी दुनिया में अगर कोई शांति के लिए काम कर रहा है तो वो मैं हूं। इस सब के बावजूद भी क्यों मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया जा रहा। सवाल अब यही है कि जिस वक्त परमाणु युद्ध का खतरा पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको रोक करके ही किसी तरीके से नोबेल पीस प्राइज लेंगे? ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या ईरान और इजरायल के बीच अब फाइनल वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है? जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनी ने अपने उत्तराधिकारियों का नाम एक बंद लिफाफे में डाल दिया है, क्या उनको भी एक अंदेशा हो गया है कि अब अंत करीब है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की आस है? विश्व युद्ध अब और भी पास आ चुका है। मेजर जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। एयर कॉमोडोर अश्विंदर बहल भी हमारे साथ है और दीपक वोरा जी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ है। सबसे पहले ये बताइए दीपक वोरा जी, क्योंकि आप बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार? हाँ, आपने बात की है कि उसको नौटंकी पुरस्कार, सॉरी क्या नाम बताया पुरस्कार का? नोबेल पीस प्राइज। हाँ, वो उसको जिसमें ताकत नहीं होती, बल कहते हैं ना हिंदी में। सर उसको ताकत को क्या बल बोलते हैं? हाँ, तो उसको मिलेगा नो बल प्राइज मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब मैडम, जो सीक्वेंस है आप उसको देखिए। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने क्या बोला कि मैड मुल्ला मुनीर ने नॉमिनेट किया मैकडोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज, तब उसने भोजन पे बुलाया। ही वॉज इन्वाइटेड क्योंकि नॉमिनेट किया है उसने। मैडम, अगर आप भी भोजन करना चाहती हैं व्हाइट हाउस में तो नॉमिनेट कर दीजिए, वो बुला लेगा, टिकट भी भेज देगा मैकडोनाल्ड ट्रंप आपकी। मैं तो 3 बार वहां भोजन कर चुका हूं, तो मैं बाकी सबको कहता हूं, मैं अपने ड्राइवर से भी कह रहा था आप भी नॉमिनेट कर दीजिए। नहीं मिलने वाला, नॉट अ चांस इन हेल, देयर इज टू मच
बहुत ऑपोजिशन है टू मैकडोनाल्ड ट्रम्प। वो पूरी लिस्ट बनती है, फिर शॉर्ट लिस्ट बनती है, वो कई साल तक डिक्लेयर नहीं होती। नहीं मिलेगा इसको। आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड पर्सनली। खैर, नोबेल प्राइज की जो अहमियत है वो भी कम हो गई है। अगर मैकडोनाल्ड ट्रम्प जैसे किसी को दे दिया तो फिर तो बिल्कुल खत्म। पर जनरल कुलकर्णी, इससे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुझे शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, क्या इसी वजह से अब वो थोड़े से हिचकिचा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में फंसने से? क्योंकि उनको लग रहा है, उनका प्रॉमिस था कि मैं हर युद्ध को खत्म करा दूंगा, वो ऐसे युद्ध में अमेरिका को बीच में नहीं लाना चाहते। क्या इसको एक हम संदेश लें कि अमेरिका इस युद्ध के बीच में अब नहीं आएगा? पद्मजा, वेरी डिफिकल्ट टू रीड। मैं कहूँगा कि ये जो एक ओढ़ लगी है नोबेल प्राइज़ की, ये आप देखें, जो ओबामा थे उन्हें इवन इन द फर्स्ट 18 मंथ्स उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका था। तो उसके बाद, और जिस प्रकार से खुद कह रहे हैं कि 4-5 बार मिल जाना चाहिए था, मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, और अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे भी है, वेल, I have not much of knowledge of how to go about it, but well, he's the president and he's one of the topmost, he's the POTUS president of the United States of America, the most powerful man, entitled, whatever that be so, it is up to him. But सवाल ये है कि क्या ये जो कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से मैं कहूँगा जो ओढ़ लगी हुई है कि लड़ाई रुकवानी है, नहीं रुकवानी है, अमेरिका दखल आए नहीं आए, 2 हफ्ते मांगे, सवाल ये है, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इजराइल के पास 2 चीज़ें हैं अब इस लड़ाई के अंदर, इंटरसेप्टर्स कितने रह गए और मिसाइल्स कितने रह गए, क्योंकि एयर डोमिनेशन, एयर सुप्रीमेसी ओवर तेहरान कंप्लीट वो तो इजराइल की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ आप देखिएगा, you know, the Iron Dome 70 kilometers, you have David Sling 300 kilometers, you have the Arrow system 2400 kilometers, सब कुछ होते हुए भी, और हर एक इसमें 12 बैटरीज, each battery covers 60 square miles, each battery has got 3 launchers, each launcher has got 20 interceptors। इतना सब कुछ करने के बाद एक छोटा सा इजराइल के अंदर भी ईरान ईरान के जो मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैं वो पहुंच रहे हैं ना, हाइफा को नुकसान पहुंचाया है, तेहरान उसमें टेल अवीव में नुकसान पहुंचा है, लोग मर रहे हैं। इजराइल ने आज तक कभी इस तरह की लड़ाई नहीं देखी है अंदरूनी, 1948 से लेकर के आज तक जितना नुकसान अब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान कर पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका क्यों नहीं क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि आज नहीं तो कल इजराइल तो युद्ध जीतेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। तो दखलंदाजी दे करके फिर चीन, फिर रूस जिस प्रकार से खड़ा है, क्या आपको लगता है कि ईरान कब तक लड़ेगा? जब तक उसके 5000 मिसाइल जो कहा जाता है, उसके बाद 5000 मिसाइल है, ये भी मान लीजिए कि 3-1000 इस्तेमाल हो गए, बर्बाद हो गए, जिस प्रकार से इजराइल ने उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर दिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन खत्म कर दिए, मिलिट्री प्रोडक्शन उनका बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद भी आज की तारीख में उसके पास 1500-1000 मिसाइल्स हैं। दिन में अगर 200 भी डालता है वो एक दिन में, तब भी 5 से 10 दिन और टिक सकता है। कौन? इजराइल? ईरान। बिल्कुल। तो यही जरूरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं कॉमोडोर बहल के पास ले जाना चाहती हूं, क्योंकि अभी जनरल कुलकर्णी ने कहा कि अमेरिका को पता है कि अंत में जीतेगा तो इजराइल ही, पर क्या हम ईरान को हल्के में नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके 6 शहरों पर कल अटैक किया है ईरान ने, और उनकी डेथ टोल भले से ही ईरान के मुकाबले कम हो, लेकिन लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, क्या इजराइल हैज बिटन ऑफ मोर देन इट कैन च्यू? बहुत अच्छा प्रश्न है पद्मजा जी। अब जब G7 से प्रेसिडेंट ट्रंप छोड़ के आए थे, उन्होंने कहा था कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, और साथ में बोला था रियल एंड। तो हम सब वेट कर रहे थे, कहीं एटम बॉम्ब तो नहीं फेंक देंगे ईरान के अंदर, या कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं कर देंगे, या खमैनी को तो नहीं मार देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन के बाद वो एकदम चले गए मोड पे कि मैं 14 दिन के लिए इसको फ्रीज करता हूं अपने डिसीजन को, या इसके दौरान मैं अपना डिसीजन लूंगा कि मुझे अमेरिका को शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्सटैंशियल
थॉट प्रोसेस है कि शायद ईरान के साथ डील हो जाए। तो जो आपने शुरू में कहा था ना कि वो बनना चाहते हैं नोबेल पीस प्राइज विनर, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बैरक ओबामा को मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो वो शायद एक ऑल्सो भी पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि 60 से 65% के बीच में अमेरिकन जो है वो नहीं चाहते हैं इस युद्ध को, मागा सपोर्टर्स नहीं चाहते हैं, उसके अपने रिपब्लिकन पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो बड़ी अच्छी आपने बोली कि अब जो लड़ाई है ना वो ये डिपेंड करता है, अमेरिका ने एस्टिमेट किया है कि 12 दिन के इंटरसेप्टर्स, मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं इजराइल के पास, तभी ये 14 दिन का हो गया है, क्योंकि उसके बीच में वो उनको तो एरो के दे सकते हैं मिसाइल इंटरसेप्टर्स, लेकिन जो दूसरे सिस्टम्स हैं, डेविड स्लिंग है या जो दूसरा सिस्टम है आयरन डोम है, उसके तो खुद वो बनाते हैं। तो क्या इजराइल उतने बना पाएगा? और दूसरी चीज आती है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको कूलिंग पीरियड चाहिए होता है। हम लोग जब सोचते हैं हमको लगता है ये 24 घंटे काम करते रहते होंगे, उसमें तो बर्नआउट हो जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि ईरान थोड़ा सा भारी पड़ रहा है अब इजराइल पे? मैं ये कह रहा हूं कि जो ईरान के अंदर मिसाइल्स हैं वो भेद रही हैं, अटैक कर रही हैं, और क्योंकि इजराइल छोटा सा देश है और आपको मालूम है कि 205 गुना बड़ा ईरान है, तो ईरान में वो कितना भी वो कर ले, डिस्ट्रक्शन कर ले, लेकिन इजराइल के अंदर अगर 200 बॉम्ब भी गिरते, अगर हम 10% भी कहें 2000 का, 200 गिर गए मिसाइल, तो सोचिए 200 टारगेट खत्म, इजराइल में क्या बचेगा? तो कहीं ना कहीं ये चीज भी डर ला रही है ट्रंप के मन में कि मुझे 2 हफ्ते के अंदर या तो खत्म करना है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए इजराइल के अंदर। सुशांत सरीन, क्या ये बात अब ईरान को भी साफ समझ में आ गई है कि वो थोड़े से हावी हो रहे हैं इजराइल के ऊपर? इसीलिए जब रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल से पूछा गया कि सीज फायर की बात की जा रही है, अमेरिका एक पीस डील की बात कर रहा है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया देयर विल बी नो सीज फायर। उन्होंने क्या कहा है एक बार जल्दी से दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आऊंगी। तो मोहसिन रजाई कह रहे हैं कि हमने अपनी जो पूरी कैपेसिटी है उसका 30% भी इस्तेमाल नहीं किया है और दुश्मन अभी से ही हमें कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको कैसे आंकेंगे सुशांत सरी? पद्मजा, 2-3 चीजें हैं। एक तो जब आप युद्ध के बीच में हो तो इसी तरीके के बयान दिए जाते हैं। अगर ये बोलते कि भाई हाँ हम बिल्कुल युद्ध विराम को तैयार हैं, हम तो चाहते हैं, हम तो शुरू से दिन से चाहते थे, तो फिर इनको कौन संजीदगी से लेगा? नेगोशिएटिंग पोजीशन जो होगी इनकी, जब ये मेज पे जाएंगे तो वो क्या होगी नेगोशिएटिंग पोजीशन? जब अगर आप गुहार लगा रहे हैं युद्ध विराम के लिए, तो वो तो फिर आपकी कोई पोजीशन रहेगी नहीं। दूसरी चीज, ये बात ठीक है कि इजराइल के अंदर इससे पहले जो कुछ इजराइल के ऊपर मिसाइल्स वगैरह दागे जा रहे थे, इवन ईरान द्वारा या यमन द्वारा या बाकी जो ये हमास और हुती वाले करते थे, इजराइल की ये क्षमता थी कि उसको प्रोटेक्ट कर लेता था। लेकिन अब कई सारे मिसाइल्स जो हैं, बेशक वो 10% ही हों, लेकिन वो आकर के इजराइल की आबादियों पर हिट कर रहे हैं। तो एक तो जो वॉर है उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो बढ़ते जा रहा है। उसमें ह्यूमन लाइफ बेसिकली, अगर लोग ना भी मर रहे हों, लेकिन अगर जब आपकी प्रॉपर्टीज तबाह होती हैं, और इजराइल बहुत महंगा देश है, वहां पर अगर आपकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आपकी सारे का सारा कारोबार जो है वो एक लिहाज से रुक जाता है, क्योंकि जब सायरन बजते हैं तो सब लोग शेल्टर्स में चले जाते हैं। जब ये सारा कुछ हो रहा है, अगर आपके ऐसे जगहों पर आपको अटैक किया जाता है जहां पर आपके जो टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं, अगर वहां पर सब जगह आप हिट करते हैं, तो ऑब्वियसली एक इंपैक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट पे भी इंपैक्ट होता है। और ये जितने दिन बढ़ती रहेगी, ये 2 हफ्ते का समय मुझे तो नहीं लगता कि है, ये शायद ऐसे ही 2 हफ्ते की बात हो गई है। मुझे नहीं लगता कि 2 हफ्ते का समय है। 2 हफ्ते में तो बहुत कुछ बदल सकता है। और ट्रंप की पुरानी आदत है, कल एक क्लिप भी चल रहा था, शायद आपने भी देखा होगा पद्मजा, कि हर बारी जब कुछ बात होती है तो वो यही कहता है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं डिसाइड करूंगा। तो हो सकता है उसकी एक ये टिक होगा उसके अंदर के हर चीज में वो 2 हफ्ते बोल देता है। तो आई डोंट टेक द 2 वीक थिंग सीरियसली। लेकिन शायद अमेरिका द्वारा ये भी है कि भाई ठीक है, अगर इजराइल थोड़ा बहुत और कर ले, और अगर इजराइल भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो फिर अमेरिका के लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है। क्योंकि अदरवाइज यानी कि आप कह रहे हैं कि होगा तो युद्ध विराम ही, दोनों को बातों की टेबल पे आना ही पड़ेगा।
भाई देखिए, या तो अगर आप सपोजिंग लेट अस टेक अ सिनारियो पद्मजा, कि अगर अमेरिका जो है अपने बॉम्बर्स भेजता है और जो इजरायली न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको अटैक कर देता है, उसके बाद भी तो कोई बातचीत होनी होगी ना। अगर आपने वो ध्वस्त भी कर दिए उसके बाद भी तो कोई बातचीत करेंगे, या आप ये करते रहेंगे, हयात करते रहेंगे जब तक समय नहीं खत्म होता, तब नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको कहीं ना कहीं तो बातचीत करनी पड़ेगी। अब या तो ये हो सकता है कि अगले चंद दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर ईरान ये मान जाए कि भाई ठीक है, हम एक मेज पे आते हैं और हम लोग जो कुछ आप मांग रहे हैं एनरिचमेंट वगैरह को लेकर के हम उस पर समझौता कर लेंगे। अगर वो नहीं होता तो फिर अमेरिका के पास और क्या विकल्प है? क्या अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास बम आए? और अगर हालात अब यहां पर पहुंच गए हैं कि एक मौका मिल गया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तहस नहस करने का, तो इससे अच्छा मौका तो अमेरिका को बाद में भी नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक युद्ध में अपने आप को झुलस रहे हैं। युद्ध तो ये 2-4 दिन का, 5 दिन का, हफ्ते का होगा और बमबारी से होगा, इसमें कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी तो आपको मेज पे आना पड़ेगा। और अगर इजराइल के अंदर इतना तबाही हो गई कि नेतन्याहू की भी पोजीशन वीक हो जाए और इजरायली भी ये बोलेंगे यार ठीक है समझौता कर लो आगे चल के, और ईरानी भी बोलेंगे यार अच्छा और अब आगे करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग भी समझौता करते हैं, तो फिर ठीक है, फिर वहां पर एक युद्ध विराम भी हो सकता है और समझौता भी हो सकता है। देखिए एक तरफ बातचीत के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या किस तरीके की सुलह हो सकती है, लेकिन बमबारी लगातार इजराइल अपनी जारी रखा हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा न्यूक्लियर सेटअप है ईरान का वो हम खत्म कर दें। अभी तक कम से कम 1 दर्जन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जो ईरान के, इजराइल का ऐसा दावा है कि हमने मार दिए हैं, और 2 और कमांडर उनके पिछले 24 घंटों में इजराइल ने मारे हैं। और उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। जंग का जो 9वां दिन था, इजराइल में 9 अक्टूबर 2023 को हमला जो किया गया था, उसका मास्टरमाइंड एक तरीके से इस शख्स को माना जा रहा है, सईद इजाजी। ये फिलिस्तीन में कुर्द्स फोर्स के प्रमुख है। ये एक कमांडर है जिसको इजराइल ने कर मार गिराया, और उसके अलावा एक शख्स और है, यानी कि कुल ऐसे 2 कमांडर्स हैं कुद्स फोर्स के जिनको इजराइल ने कल 24 घंटे में मारा है। यानी कि 7 अक्टूबर का जो हमला था उसका मास्टरमाइंड जिस शख्स को माना जाता है सईद इजाजी, उसको मारा है, और साथ ही साथ एक और कमांडर की भी हत्या मिसाइल स्ट्राइक में इजराइल ने की है। ये कितना बड़ा सेटबैक है जनरल कुलकर्णी? क्या एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो मेन सेटअप है पूरा उसको खत्म कर दिया जाए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कमांडर्स उनको मारा जाए? देखिएगा पद्मजा, ही वाज द कर्ड्स फोर्स कमांडर, टॉप मैन, इन्वॉल्व इन प्लानिंग, इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग, इन्वॉल्व इन coordinating between Hamas and Hezbollah, Hamas in Lebanon। तो ये एक बहुत बड़ा आदमी जिसके कारण 7 अक्टूबर 2023 को जो आज जहाँ तक ये इतने लंबा खिंच गया है, ही इज द मैन रिस्पॉन्सिबल। इतना ही नहीं, टॉप मिलिट्री लीडरशिप, और यही कारण है कि आप खमानी भी खुद जानते हैं कि उनकी भी मौत कभी भी आ सकती है। यही नहीं कि कोई मारेगा उनको, उम्र हो चुकी है, ही इज ऑल्सो 87 ईयर ओल्ड मैन, वो भी कभी भी जा सकते हैं। तो उन्होंने भी अपना लाइनअप लगा दिया है कि ये आदमी है जो मेरे से टेक ओवर करने की काबिलियत रखते हैं। पर मिलिट्री लीडरशिप निक्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट निक्स। आप समझ सकते हैं कि कोई भी नहीं है ऐसी 10 लाख की फौज, 10 लाख की फौज। ऑफ कोर्स इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, कोई बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है। ईरान कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स, कैन हैव लैक्स ऑफ पीपल, कुछ भी नहीं होएगा बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू असॉल्ट इजराइल, नाइदर इजराइल इज गोइंग टू असॉल्ट ईरान। लेकिन इसके बावजूद भी जो अफरा तफरी ईरान के अंदर है, आपके जब पास लीडरशिप नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास टोटल कंप्लीट एयर डोमिनेशन जीरो है, कंप्लीट स्काईज आर डोमिनेटेड बाय इजराइल। आप समझ सकते हैं क्या बुरा हाल होगा आज की तारीख में ईरान में। और टू द क्रेडिट ऑफ ईरान that it is able to retaliate, to the credit of Iran, even if 4 of these missiles are able to go on Israel, I think it's a huge big morale boosting factor for Iran. So somehow or the other मुझे ऐसे लगता है इजराइल को बहुत यकीनन देखना पड़ेगा कि ईरान की कोई मिसाइल उस तक ना पहुंच पाए, जिसमें क्योंकि द 2 कैरियर फ्लीट्स ऑफ अमेरिका और ऑलरेडी देयर इन बहरीन, अगर उसकी मदद से लेकर के और कुछ कहीं ना कहीं अमेरिका
अमेरिका इनकी मदद करे, यूके इनकी मदद करे, इनका एयर डिफेंस स्ट्रॉन्ग करे और कम से कम हौसला अफजाई इजरायलियों की हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वहाँ पर भी जितने प्रकार से उनके अस्पतालों पर गिरा जा रहा है, हाइफा पोर्ट पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तकरीबन 20,000 लोगों ने अब एप्लीकेशन डाल रखी है कि उनके घरों का नुकसान हुआ है, घर बर्बाद हो गए हैं। तो ऑल दिस शोज दैट इजराइल इज प्रेजेंटली, आई वुड नॉट से ऑन द बैक फुट, बट इज फीलिंग द हीट ऑफ ईरान्स ऑफेंसिव। इससे पहले कि युद्ध विराम हो जी, इससे पहले कि युद्ध विराम हो, सुशांत सरीन, पूरी लीडरशिप को खत्म करने का एक प्लान बनाया गया है। क्या खामेनेई भी अगले निशाने पे होंगे? जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि खामेनेई ने अपने जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके वारिस होंगे, उनका नाम अभी ही बंद लिफाफे में डाल दिया है। क्या अब उनको भी समझ में आ गया है कि मैं अगला निशाना हो सकता हूं? एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर की तैयारी हो गई है। यार पद्मजा, ईरान के अंदर जो सिस्टम है ना, वो उसको आप एक तानाशाही तो बोल सकते हैं, एक अथॉरिटेरियन रिजीम तो बोल सकते हैं, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे बहुत जगहों पर ये होता है कि भाई पाकिस्तान जैसे देश में अगर वो जो डिक्टेटर है वो मर जाए तो ठीक है, एक और फौज का सरबराह बन जाएगा, लेकिन वो डिक्टेटर नहीं रहेगा। ईरान के अंदर जो सिस्टम है उसमें एक इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर है। जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उनका एक इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर है। उसमें अगर आप ऊपर के लोगों को मार भी देते हैं तो एक उनका उत्तराधिकारी रहेगा, वो जरूर कोई ना कोई एक लाइन ऑफ सक्सेशन होगी कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी आप बात कर रहे थे कुड्स फोर्स वाले कमांडर को मार दिया आपने, आईआरजीसी के कमांडर्स को मार दिया, उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, और ये भी नहीं है कि अगर आप 15, 20, 100, 200 और जो टॉप के लोग हैं उनको आप मार दें तो उससे आप वहां पर तख्ता पलट देंगे जो इस्लामी सरकार है उसका। ये जरूर हो सकता है कि वहां पर जो नए लोग आए वो शायद थोड़ी और उदारवादी नीतियां अडॉप्ट करें, वो शायद थोड़ी और समझौते की बात करें और इतनी कट्टरपंथी जो नीतियां अभी तक की थी वो ना करें, वो प्रॉक्सीज वाली बात ना करें। वो एक संभावना जरूर है, लेकिन ये मान लेना कि आप इसको तहस नहस कर देंगे। अच्छा, तहस नहस कर भी दिया तो क्या रिप्लेस किसके साथ करेंगे? अगर आपने इन सबको हटा दिया तो जो बाकी बचे हैं उसमें से सत्ता कौन संभालेगा? क्या वो संभाल पाएगा? क्या वो देश चला पाएगा? या आप उस देश को एक गृह युद्ध में, एक क्योस में, जैसे सीरिया वगैरह में हुआ था, आप उसमें धकेल रहे हैं? जी सुशांत जी, जैसा अमेरिका का इतिहास रहा है, वो तो कभी उनकी चिंता रही नहीं है। वो तख्ता पलट और रेजिम चेंज करते हैं। रेजिम चेंज के बाद क्या प्लान होना है वो कभी ना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है, ना उनसे पहले जो राष्ट्रपति रहे, ना जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ना बराक ओबामा, उन्होंने कभी बताया है कि उनका आगे का क्या प्लान रहा है। अभी क्या नजर खामेनेई पे है? दीपक वोरा जी। मैम थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, अभी सरीन साहब को सुन रहा था, जनरल साहब और एयर कॉमोडोर, इन्होंने जो आपकी तारीफ की है, आई सपोर्ट दैट टोटली। यू आस्क वेरी पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस और आपका जो चैनल है वो तो बेमिसाल है। मेरा मानना है पर्सनली कि जो मैंने देखा, डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है G7 की मीटिंग से दौड़ के वापस चले गए थे और बोले कि बहुत कोई ज़रूरी काम, बहुत बड़ी चीज़ होने वाली। वो बड़ी चीज़ थी मुल्ला मुनीर को उन्होंने बुलाया था, जो भोजन पर। क्यों बुलाया था? ये तो कहने की बात है कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। बेसिकली 2 संदेश दिए गए जो मेरा मानना है। पहला, अगर भारत के ऊपर कोई आतंकी हमला हुआ, भारत ने कह दिया कि इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, भारत ठोकेगा आपको और मेरा नोबेल प्राइज़ तो ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं तो बड़ी कहता हूँ कि मैंने समझौता करा दिया और मैंने सीज फायर करा दिया, वो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा, मुझे ठोकना है ईरान को। मुझे चाहिए अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान के अंदर बेसिस जिनके जरिए हमने तालिबान को ठोका था। और अगर मेरे जहाज उड़ के जाते हैं इनसाइड ईरान, वो जो बहुत बड़ा फोर्दो प्लेस है जहां पे कोई जा नहीं, पर जो बम कहते हैं सिर्फ बंकर बस्टर्स अमेरिका के पास है, अगर मेरा कोई जहाज गिर जाता है, मेरा पायलट वहां पर बेल आउट करता है, तो उसको एक्सफिल्ट्रेशन वापस लाने के लिए मुझे पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। तो ये उसने मैसेज बड़ी क्लियरली उसको दे दिया है। जहां तक इजराइल का सवाल है, मैम, आई एम कन्विंस, मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं कि न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान उनका मानना है
ऑटोमेटिकली आएगा अगर रेजिम चेंज हो जाए। अगर ये मुल्ला रेजिम चली गई, जो नई आएगी वो नहीं कहेगी कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही बनाना है। जो बुद्धिजीवी ईरानियन है, हम क्या कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, वो मेरा इलाका तो है ही नहीं, मैं क्यों दखल दे रहा हूं, मैं तो शिया हूं, व्हाट एम आई डूइंग ओवर देयर। तो मेरा मानना है मैम कि रेजिम चेंज इज द गोल। और अगर खूब मार पड़ी ईरान को, ये तो कोई दलाई लामा की कहानी नहीं है, मैंने लिफाफे में नाम लिख दिया मेरे सक्सेसर का, वो तो बुद्धिज्म में होता है, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि यहां पे पैदा होगा एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा मानना है कि नाउ दिस इज द एंड गेम। ये जो 2 हफ्तों की उसने बात की है, ये था टू गेट रेडी टू बॉम्ब ईरान एंड वहां पर हो जाए रेजिम चेंज। बट चेंज होके कौन आएगा, कौन होंगे उत्तराधिकारी? आपके पास जो लिफाफा है कॉमोडोर बहल, उसमें कौन कौन से नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले यह है कि मैं इस बात से अग्री नहीं करता कि खमैनी ने 3 नाम दिए, क्योंकि उनकी एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जिसमें 88 मेंबर हैं, वो सीनियर क्लेरिक्स हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या एक सुप्रीम लीडर होगा या एक लीडरशिप काउंसिल होगी। वो लोग नाम चूज करते हैं। और मेरे पास जो 3-4-5 नाम है उसमें से आता है पहले उनका लड़का, पर मुझे लग रहा है कि उसका नाम नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे? वो नहीं चाहते कि उसको भी मारा जाए इस समय। तो मुश्ताबा का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। अली न्यूयॉर्क टाइम्स से भी कहा है कि उन्होंने नाम नहीं लिया है, उसका नाम बाहर रखा है। अली असगर हिजाजी का नाम मेरे तो डेप्टी फॉर पॉलिटिको सिक्योरिटी अफेयर्स हैं वो। दूसरा नाम है मोहम्मद गोपाल येगानी, ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं खमैनी के और बहुत ही ट्रस्टेड एड है इनके। और नाम है अली अकबर विलायती, आपको याद होगा फॉरेन मिनिस्टर होते थे पहले और बहुत क्लोज एडवाइजर हैं। दूसरा है कमल खैराजी, ये बहुत ही अच्छे, इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, वेस्टर्न लोगों के साथ इनके बड़े रिश्ते हैं। लेकिन एक नाम आता है अली लारियानी का, जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट, यानी कि ये वो है जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इसके रिलेशंस आर्मी के साथ और IRGC के साथ बहुत क्लोज हैं और खमैनी के साथ भी क्लोज हैं, और ज्यादातर लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नाम है, ये मैं पॉजिटिव हूं कि इनमें से 2 या 3 नाम तो पक्का उसके अंदर होंगे, लिस्ट के अंदर होंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि खमैनी को मारने का इरादा नेतन्याहू का है, और खमैनी को मारने के बाद वो और ईरान को यूनाइट कर देंगे, जो अभी तक यूनिटी तो है। अभी अमेरिका चाहता है कि खमैनी को खत्म किया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मेरी व्यू थोड़े लोगों सबसे डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि वो खमैनी को मारना चाहते, रजीम चेंज चाहते, पर उनको भी पता है कि ऐसा ना हो कि जैसे वियतनाम में हुआ था, ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में तालिबान को हटाया और एंड में तालिबान को ही पार में लेके आया इतने साल वहां रहने के बाद। तो कहीं, और वो ट्रंप ने किया था, अगर आपको याद होगा उस टाइम पे अगस्त 2021 के अंदर। और जिनको इन्होंने खड़ा किया ट्रंप ने, ISIS के खुरासन, उसका फंडिंग अमेरिका ने की थी, उसको तैयार किया था। आज खुरासन ने उनके 13 सोल्जर्स को मारा था जिस दिन वो निकल रहे थे काबुल से, अगर आपको याद होगा वो जो बॉम्ब अटैक, सुसाइडल बॉम्ब अटैक हुआ था काबुल एयरपोर्ट के बाहर। तो कहीं ना कहीं जिसको भी अमेरिका ने खड़ा करने की कोशिश की है या जहां पे भी रजीम चेंज करने की कोशिश की है, वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। और अमेरिका खुद लंबे वॉर में नहीं जाना चाहता इस समय। सर, जो आपने नाम गिनाया उनमें से कोई ऐसा एक शख्स है जिसके अमेरिका से भी अच्छे नहीं तो कम से कम ठीक रिश्ते हों, जो अमेरिका के लिए एक आइडियल कैंडिडेट रहे? एक है मासूद, बस उनका प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को मॉडरेट गिना जाता है। पेजेश्कियान, बिल्कुल मसूद पेजेश्कियान, वो नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ईरानियन वो नहीं है, आर्मीनियन। तो आपको लगता है ऐसा कोई एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट जनरल कुलकर्णी हो सकता है? अब मसूद, जो प्रेसिडेंट मसूद है, उसका देखिए हार्डली कोई सेंटेंस आया है, एक्सेप्ट एक बार उन्होंने ब्लेम किया इजराइल को, उसके बाद से कोई नहीं आया। और वो मॉडरेट गिने जाते हैं। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था, उनकी कैबिनेट में यहां तक कि महिला भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को भी सॉल्यूशन लाना है तो, और वो इलेक्टेड लीडर हैं, उन्होंने जलीली को हराया था जो कि हार्डलाइनर था। इसका मतलब उनका सपोर्ट उनकी कंट्री के अंदर भी है और बहुत सारी वेस्टर्न पार्ट्स उनसे खुश थी। तो अमेरिका चाहेगा कि कोई ऐसा एक मॉडरेट फेस हो जाए अगर, और आपको पहली बात, क्या ये लगता है कि खामेनेई को अमेरिका की मदद से रास्ते से हटाया जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या कोई एक मॉडरेट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट को उसकी जगह पे रखा जाएगा? बहुत जरूरी है कि कोई भी कैंडिडेट हो, लीडरशिप स्पेशली इन ओल्ड सिविलाइजेशन जैसे ईरान है, ईरानियंस आर नॉट अरेबिक, दे आर पर्शियंस, तो ये दोनों अलग अलग हैं और इनकी अपनी तरीका है जीने का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज द ओनली मॉडरेट कैंडिडेट एज आई सी, वेदर
उनकी जो विमेन का एम्पावरमेंट को लेकर के देखिएगा, अंदरूनी भी लोगों का जो उसका है ये है। पर आयतुल्लाह कौन होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये सब लीडरशिप, यानी कि आयतुल्लाह जो है खामेनी, वो खुद ही कोई आयतुल्लाह नहीं हो है अभी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलीजियस लीडर कौन होगा जो कॉम्प्रोमाइजिंग, मोर देन कॉम्प्रोमाइजिंग, हु टेक्स द नेशन अलॉन्ग। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ Iran is the right candidate to take Iran, otherwise there is a leadership vacuum in Iran today. दीपक जी, जो एक तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि यूरोप की तरफ से मध्यस्थता करके किसी तरीके से इस युद्ध में कम से कम विराम लगाया जा सके, जिस तरीके से जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास आरागाची, वो गए थे यूएन में जाकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम पीस लविंग हैं, हमारे ऊपर हमला किया इजराइल ने, ये एक जायनिस्ट फोर्स है और हम किसी भी तरीके से ना उनसे बातचीत करेंगे, ना हम किसी तरीके से इस युद्ध को रोकेंगे। क्या अब यूरोप कंप्लीटली आउट ऑफ द सीन हो चुका है? उनकी बात कम से कम ना तो इजराइल सुन रहा है, ना अभी ईरान सुनने को तैयार है। वो गए तो थे मिलने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी के अपने काउंटर पार्ट से, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। यूरोप के पास ताकत नहीं है मैम, ना उसके पास इन्फ्लुएंस है, कोई उसकी बात सुनता नहीं है। और ईरान में ये भी उनको याद है बहुत अच्छी तरह से, 53 में जब पहली बार रेवोल्यूशन हुई थी, उन्होंने उस समय जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसद्देक को, क्योंकि उसने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर उसको निकाल दिया और फिर किसी और को लिया, वो शाह को वापस लिया, एटसेट्रा। तो भरोसा बिल्कुल नहीं है, ना यूरोप की ताकत है, ना यूरोप का इन्फ्लुएंस। हाँ, करेंगे, दखल देने की कोशिश करेंगे, हम बहुत बहादुर हैं, ना ट्रंप परवाह करता है यूरोप की मैम। अगर कोई इसमें सोल्यूशन मिलेगा या मिलिट्री सोल्यूशन ये होगा कि दोनों तरफ एक ना एक हाथ ऊपर कर दे कि सॉरी टाइगर, मुझे बहुत मार पड़ी है, या दूसरा ये होगा सम काइंड ऑफ रेडिकल रेजिम चेंज हो जाए। अगर तो नई जो सरकार आएगी, जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स जिसको डिसाइड करेंगे, उसमें हो जाएगा। ये जो अभी है ना अली खमेनी, इनको भी इनसे पहले जो थे आयतुल्लाह खोमेनी, उन्होंने पहले किसी और को नॉमिनेट किया था, फिर उसको हाउस अरेस्ट करवा दिया, इसको नॉमिनेट किया, तब से ये भी बैठे हुए हैं वहां पर। तो मेरा मानना है मैम कि आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी। मेरा मानना है कि इजराइल लड़ता रहेगा और अब अमेरिका जैसे ही जंग में कूदेगा, उस समय ईरान हाथ ऊपर कर देगा। भले से ही अब सवाल उठने लगे हो कि क्या इजराइल पर ईरान धीरे धीरे भारी पड़ रहा है, लेकिन इजराइल ने इस वक्त एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अब तक जितने भी ड्रोन हमारी ओर दागे हैं, उनमें से 99% ड्रोन हमने मार गिराए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि बीती रात भी 40 ऐसे ड्रोन हमने मार गिराए। अब तक 470 से ज्यादा ईरान के ड्रोन इजराइल ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिए हैं। ये जो पूरा अब इस वक्त जो युद्ध चल रहा है सुशांत सरीन, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है, कब तक वो सस्टेन कर पाएगा ये ड्रोन अटैक? क्योंकि इजराइल कह रहा है 99% हमने इसको विफल कर दिया। पद्मजा, बात यह है कि 99% तो विफल कर दिया, जो 1% सक्सेसफुल हुआ उसने कितना डैमेज किया। और सिर्फ ड्रोन्स का ही मामला नहीं है ना, मामला तो उससे ज्यादा गंभीर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, जिसको शायद इजरायली जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पूरी तरीके से उसको रोक नहीं पा रहे, और उसका लगभग जो आप माना जा रहा है कि लगभग 30, 40, 50% वो मिसाइल्स एक्चुअली गिर रही हैं। लेकिन दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि क्या ईरान ने जो भी हमला किया है इजराइल के ऊपर, वो इजराइल की जो सैन्य शक्ति है उसको किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करता है। ठीक है, उनके लिए युद्ध का जो कॉस्ट है वो तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या वो जो उनकी सैन्य शक्ति है वो क्या कमजोर हुई है? ठीक है, उसमें भी ये है कि भाई कुछ जो मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, उसकी कमी हो गई है या कमी होने वाली है। और फिर ये देखना पड़ेगा कि ईरान के पास मिसाइल्स का कितना बड़ा भंडार है। शुरू में तो ये माना जा रहा था कि लगभग जो जितना उनका भंडार है उसको मोस्टली डैमेज कर दिया गया है, उनके लॉन्चर्स को भी अटैक किया गया है। तो ईरान को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर मिसाइल्स हैं भी तो क्या उनके लॉन्चर्स हैं, और अगर वो लॉन्च ही नहीं कर सकते मिसाइल और मतलब की, तो वो तो पत्थर के बराबर हो गई ना। तो अब ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, और कुछ सूत्रों का मानना यह है कि इजराइल ने भी शायद
अंडर एस्टिमेट किया था, जो अनुमान लगाया था वो ठीक नहीं लगाया था कि ईरान की कितनी क्षमता है। इशू ये है कि ये कब तक ये कर सकते हैं दोनों साइड्स, और वहां पर मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम लोग अटकलें लगा सकते हैं, उससे ज्यादा मेरे ख्याल हमारे पास किसी के पास भी वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली कितने उनके भंडार हैं, कब तक वो इस चीज को कैरी आउट कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर और उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर अमेरिका बहादुर आ जाता है तो क्या फिर अमेरिका सिर्फ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उन्हीं को टारगेट करेगा और बाकी चीजों को नहीं करेगा, या अमेरिका कुछ और भी ऐसे हमले करेगा जो ईरान की जो क्षमताएं हैं मिसाइल्स दागने की या ड्रोन्स की, या कुछ फैक्ट्रीज हैं जहां पर इन सबका निर्माण होता है, उनको भी टारगेट करेगा, जो शायद अपने तय इजराइल करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल इस पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेट अस सी हाउ दैट प्रोसीड्स। पर दीपक वोरा जी, बार बार हम ये कह रहे हैं कि टारगेटेड स्ट्राइक्स कमांडर्स पर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर इजराइल कर रहा है। इसकी क्या गारंटी है कि ईरान भी ऐसा करना शुरू नहीं कर सकता? ईरान के पास वो क्षमता नहीं है। जिस दिन से इजराइल की स्थापना हुई है 1948 से, और उसके बाद जब ये मोसाद कुछ 2-3 साल के बाद बना है, टारगेटेड असैसिनेशंस उनकी स्पेशलिटी है। मैं रेकमेंड करूंगा जितने लोग ये प्रोग्राम देखें, ये किताब पढ़िएगा, मेरे मित्र रोनन बर्गमैन ने लिखी है। उसका शीर्षक है राइज एंड किल फर्स्ट, उठो और पहले मारो, इससे पहले कि वो आप पे हमला कर सके। तो ये बहुत देर से, सिंस द 90s, ये टारगेटेड असैसिनेशंस कर रहे हैं। साइंटिस्ट को मारा है, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को मारा है, डिफेंस वालों को मारा है, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स को मारा है। ये करते जाते हैं। ये लो कॉस्ट ऑप्शन है उनके लिए। पूरी इन्वेजन करना मुश्किल हो जाता है तो चुन चुन के ये मार रहे हैं। ईरान के पास ये क्षमता नहीं है मैम। इजराइल के जो एजेंट्स हैं वो ईरान में बहुत पेनिट्रेट कर चुके। इतना बड़ा देश है, 10 करोड़ की या 9 करोड़ की आबादी आसान है। इजराइल तो छोटा सा है, 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है। उनके लिए बहुत मुश्किल है, ईरानियंस के लिए, कि इजरायली जो सिस्टम है, इजरायली सोसाइटी है, उसमें पेनिट्रेट करना। इसीलिए जिस तरीके से अभी स्ट्राइक्स हो रहे हैं, देखिए एक और वीडियो जो है वो इजराइल ने रिलीज किया है। उन्होंने कहा है, कल उन्होंने कहा था कि एक अस्पताल के ऊपर स्ट्राइक किया है ईरान ने। अब उन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन सेंटर, यानी कि एक ऐसी जगह जहां बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है, उसको टारगेट बना करके ईरान ने हमला किया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया इजराइल ने, और ईरान ने बदले में बच्चों का जो सेंटर है उसको टारगेट किया है। लेकिन बार बार ये जो एक डायकोटमी है वो दिखाई जाती है, ये ग्लोबल पब्लिक के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, इजराइल पर भी, ईरान पर भी, कि आप कितना लंबा ये युद्ध को खींचेंगे। बार बार इजराइल ये बताने की दुनिया को कोशिश कर रहा है, हम उनके न्यूक्लियर साइट्स पे टारगेट कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। एक तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया था, हमने बताया था कि देखिए हमने उनके टेरर टारगेट्स को अटैक किया है, वो हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं, और वही एक तरीके से प्लेबुक अभी इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि प्लेबुक तो कर रहा है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो कहीं ना कहीं ईरान इन प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है, और वो वैसे इजराइल ने भी पहले किया है गाजा के अंदर, अब ईरान कर रहा है। अभी दूसरी चीज जो ड्रोन की बात हो रही थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आपने कहा था जो 400 से ऊपर और 450 और 500 के बीच में जो ड्रोन्स आए हैं, आप ये देखिए कि एक ड्रोन आता है 20,000 से $50,000 का, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ड्रोन गया है, और उधर से इंटरसेप्टर मिसाइल आ रही है 3 से 4 मिलियन डॉलर की। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ईरान की कि वो पहले ड्रोन्स भेजता है, उनकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स को कंज्यूम कर रहा है, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं। तो ये देखिए कि तभी उनकी जो क्षति पहुंच रही है वो बहुत ज्यादा है। और दो चीजें हो रही हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी कूलिंग की जरूरत है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की टोटल किल प्रोबेबिलिटी भी 90% से ऊपर नहीं हो सकती। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आज 10 से 15 नहीं, मैं ये कहूंगा 15 से 20% मिसाइल्स जो हैं वो निकल के लग रही हैं अपने टारगेट्स को। और कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ है, इससे बर्बादी हुई है हाइफा पोर्ट की, रिफाइनरी की, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, हॉस्पिटल की, उनकी स्टॉक एक्सचेंज की, डायमंड ट्रेड सेंटर की, और कहीं ना कहीं उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी, और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी टारगेट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी पॉलिसी चेंज जो है, ईरान की स्ट्रैटेजी जो है, वो है ग्रेजुएटेड एक्सकलेशन। और मुझे लग रहा है कि इनकी मिसाइल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जो इजराइल के पास इंटरसेप्टर
न्यूक्लियर सिस्टम्स हैं उसके नंबर्स कम हैं। और वो अपनी मिसाइल्स को अभी बचा करके रख रहे हैं। पहले ड्रोन्स पे ड्रोन्स मार रहे हैं, मिसाइल्स का इस्तेमाल वो थोड़ी देर बाद भी कर सकता है। सुशांत सरी। हाँ, पद्मजा, जहां तक मेरा ख्याल है, देखिए, एक तो ईरान के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके पास उतनी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स नहीं है टारगेटिंग के। तो उन जो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी मिसाइल का, वो शायद उतना एक्यूरेट नहीं है। उनके पास शायद उस लेवल की इंटेलिजेंस भी नहीं है कि वो एग्जैक्टली जहां पर इजराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वहां पर टारगेट कर सकें। तो एक लिहाज से दे आर फायरिंग ब्लाइंड। वो मतलब कि दाग दी मिसाइल, अब जहां पर भी गिर जाए वो ठीक है। दूसरी चीज ये जो एयर कॉमोडोर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि जो कॉस्ट ऑफ वॉर है उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो असला ईरान इस्तेमाल कर रहा है और जो असला इजराइल इस्तेमाल कर रहा है उसके बीच में जो अंतर है। और ये हमारे यहां पर जब हमारा पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था अभी 4 दिन का, तो हमारा जो हमने सिस्टम्स का इस्तेमाल किया था वो मोरलेस उसी भाव के थे जिस तरीके के सिस्टम्स पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे थे। इनफैक्ट उससे भी कई जगहों पे सस्ते थे। सो एज अ रिजल्ट फाइनेंशियली भी हमारे ऊपर इतना कोई बर्डन नहीं पड़ा। अगर हम हर चीज के लिए, हर ड्रोन के लिए या हर कोई जो छोटी मोटी मिसाइल वहां से आ रही थी उसके लिए S-400 का इस्तेमाल करते तो अभी तक हमारा भी भट्टा बैठ गया होता। तो वो भी एक फैक्टर होता है, कॉस्ट फैक्टर। और ये भी देखिए, ये अमरीकियों ने भी कहा था, ये सिर्फ इजराइल और ईरान का ही मामला नहीं है। एक अमरीकी सदर ने ये कहा था कि भाई देखिए, अफगानिस्तान में अगर एक तंबू लगा हुआ है जिसमें एक ऊंट वाला तंबू है, वो $10 का है, और उसके लिए अगर मैं $10 मिलियन की मिसाइल का इस्तेमाल करता हूं तो ये कहां की अकलमंदी है। तो ये एक फैक्टर जरूर होगा। अब क्या ईरान के पास, जैसे एयर कॉमोडोर साहब बोल रहे हैं कि ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स है, हो सकता है कि ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स हो, लेकिन यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो उनके स्टॉक पाइल्स हैं मिसाइल्स के, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हो। और अगर स्टॉक पाइल्स हैं भी तो उसके लिए जो लॉन्चर्स की जरूरत है वो शायद उस पर्याप्त मात्रा में ना हो। इसीलिए अगर आप देखें तो जो मिसाइल्स फायर हो रही हैं ईरान से इजराइल की तरफ, उसका जो तादाद है वो काफी हद तक कम हो गई है। वो इतनी ज्यादा और उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आज से 3-4 दिन पहले थी। तो वो भी एक फैक्टर है। ठीक है, उसकी तीव्रता ज्यादा है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो कितनी क्षमता में है और क्या वो ईरानियन मिसाइल्स हैं या वो कहीं से उनको दी जा रही हैं, चीन से या रूस से या किसी और से। और अगर रूस दे रहा है तो क्या रूस की अपनी जंग नहीं है, तो उसके पास कितनी क्षमता है ये देने की। और अगर चीन दे रहा है और मिसाइल्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो फिर चीन के ऊपर क्या असर पड़ेगा या किसी और देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे ख्याल इसको भी कंप्लीटली नजरअंदाज नहीं किया इस सबको फैक्टर इन करने की जरूरत है, और तभी समझ में आएगा कि दोनों तरफ की कितनी लास्टिंग पावर है, कौन अंत तक डटे रहेगा। हमने शुरुआत की थी डोनाल्ड ट्रंप से, और खत्म करने से पहले एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा खबर वही बनाते हैं। और उनसे एक बार फिर से पूछा गया कि आप बात कर रहे हैं ईरान पर हमला करने की, लेकिन क्या ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज है भी, न्यूक्लियर पावर है क्या उनके पास? क्योंकि तुलसी गैबार्ड जो आपकी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है वो नहीं मानती, ऐसा उन्होंने मार्च में कहा है। आज उनसे डायरेक्टली जब पूछा गया तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, एक बार सुनिए। क्या कहें जनरल कुलकर्णी, मतलब 2 हफ्ते का इन्होंने मोहलत तो मान ली है, पर वो 2 हफ्ते में किस किस की नौकरी ये खा लेंगे समझ में नहीं आ रहा है। पद्मजा जी, ये जरूर कहूँगा, आखिर में तुलसी ने वही कहा, मैं तुलसी तेरे आंगन की। उसने माना कि जो उसने कहा शी वॉज मिस कोटेड, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें यह भी शक नहीं है कि ईरान इज कॉन्स्टेंटली ग्रेजुएटिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर, इसमें कोई शक है ही नहीं कि व्हाई एल्स वुड एनीबडी हैव। जापान ऑल्सो हैड 30% न्यूक्लियर पावर, and that 30% after Fukushima has become 8%. वो इस तरह के न्यूक्लियर पावर या सेंटर्स बनाते हैं जो 100 and 200 मीटर्स नीचे जाते हैं। there is no doubt that Iran had. It is not like Iraq जैसे बोलते थे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, ऐसे नहीं है। सीरिया के जैसे नहीं है। This is a threat
ईरान इज अ थ्रेट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अदरवाइज अगर आपको न्यूक्लियर पावर बनाना है, इट इज 5% ऑफ योर दिस थिंग। अगर आपको यू वांट फॉर रिसर्च, इट इज 20%, बट मोमेंट यू आर गोइंग अप टू 60% और 80%, दैट मीन्स योर इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। एंड आपने 1979 में घोषित किया, यू वांट टू वाइप आउट द इजरायलीज फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, and this is what you are doing. इसमें कोई शक नहीं। Iran does require to hold, surrender, give it up its entire nuclear plan. आपने सही बोला, शायद इसी डर से तुलसी गाबार्ड ने भी जल्दी से फैक्ट चेक कर दिया अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया को और कहा कि मेरे को मिसकोट किया जा रहा है। आखिरी 20 सेकंड, सुशांत सरी। नहीं, एक तो तुलसी गाबार्ड ने वो पूरा क्लिप डाला और जैसे हमारे मीडिया में होता है ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक छोटा सा कोट लेकर के दाग दिया और फिर वो दूसरा आदमी ट्राई कर रहा है कि यार आपने भारत की मीडिया को लपेट लिया। एक तो हम तुलसी गाबार्ड का फैक्ट चेक चला रहे हैं, आपने उल्टा हमारे ऊपर ही मिसाइल दाग दी। कॉन्टेक्स्ट दिया है ना उसने। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि वही जो अभी जनरल साहब कह रहे हैं, उसने एग्जैक्टली ये बोला है कि भाई देखिए, एक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें हमारे को ये पता है कि वो शायद अभी नहीं बना रहे, लेकिन वहां पर जो बातचीत चल रही है या जिस तरीके की क्षमताएं वो बना रहे हैं, उससे ये महसूस हो रहा है कि वो उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर वो बम बना सकते हैं। अब ये एक इंटेलिजेंस असेसमेंट है। असेसमेंट इंटेलिजेंस की गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। सिर्फ इंटेलिजेंस असेसमेंट के ऊपर आप डिसीजंस नहीं ले सकते, वो एक इनपुट है, दैट इज नॉट द फाइनल वर्ड। सो मेरे ख्याल वहां पर लोग गलती कर रहे हैं और उसमें एक राजनीतिक आंसर भी है, जो इसलिए आ जाता है क्योंकि बहुत सारा जो मीडिया है वो एक लिबरल या एंटी ट्रंप वाला मीडिया है, या वो इस तरीके का मीडिया है, जैसे हमारे यहां पर भी बहुत सारा ऐसा मीडिया होता है, तो वो वाला भी फैक्टर है। तो उसको आप थोड़ा सा एक नुआंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, और उम्मीद बस यही है कि अब जो क्लैरिफिकेशन दिया है तुलसी गाबार्ड ने, उससे कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा शांत हो जाए, और ईरान का तो पता नहीं, पर कहीं तुलसी गाबार्ड पे ही एक अगली मिसाइल डोनाल्ड ट्रंप की ना आए। फिलहाल अरिमा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।